अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के एरिया पे कल हमने शुरू की थी और शुरू किया, मुझे लगता है ख़त्म भी हो गई थी हमारी बात। तो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो एबीसी की अब हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन जी एक इलस्ट्रेशन कल देख ली थी, मजीद क्वेश्चन देखेंगे। और जैसे मैंने कहा था, इट इज़ मच सिंपलर अप्रोच इन कैलकुलेशन एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, लेकिन it is more logical and it is expected to give better results than traditional absorption costing. Especially जैसे लॉजिकल जब हम बात करते हैं तो वो अंडरलाइंग प्रिंसिपल जो इसका है वो मोर लॉजिकल है, क्योंकि ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हर कॉस्ट को आवर्स पे या वॉल्यूम पे बेस कर देती है। वो सेटअप कॉस्ट है, वो भी फैक्ट्री ओवरहेड में चले गए। वो इंस्पेक्शन कॉस्ट है, वो भी प्रोडक्शन ओवरहेड में शामिल हो गए। और फिर जब उसकी एब्जॉर्प्शन की तो पर आवर या पर यूनिट में तकसीम होगी, उसकी बेसिस पे हमने प्रोडक्ट्स में तकसीम कर दिए। और हम कल यही बात कर रहे थे कि हर कॉस्ट पर आवर या पर यूनिट पे की बेसिस पे इनकर नहीं होती। देयर आर सर्टन कॉस्ट विच आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्टिविटीज रादर देन नंबर ऑफ आवर्स। जैसे कल हमने कहा था कि सेटअप कॉस्ट नंबर ऑफ सेटअप्स पे बेस करती है, ना कि कितने घंटे प्रोडक्शन हुई। इंस्पेक्शन कॉस्ट नंबर ऑफ इंस्पेक्शन विजिट्स पे डिपेंड करती है, ना कि कितनी प्रोडक्शन, कितने यूनिट्स की इंस्पेक्शन हुई। तो इसलिए जो एक फ्लॉ था ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, वो हम यहाँ पे एबीसी में लेके आते हैं। एबीसी की जरूरत का अहमियत बढ़ क्यों जाती है, उस पर थोड़ी सी मजीद बात कर लेते हैं। जब ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आई थी ना, उन जमानों में, पुराने वक्तों में, प्रोडक्शन ओवरहेड्स यूज्ड टू बी स्मॉलर पार्ट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब मटेरियल 70% होती थी, लेबर में भी 25% होती थी, ओवरहेड शायद सिर्फ 5% होते थे। तो 5% कॉस्ट ओवरहेड्स की होती थी। तो अगर ओवरहेड्स की कॉस्ट के अंदाजे में थोड़ी गलती भी हो जाए तो कॉस्ट पर यूनिट के अंदाजे में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। 95% तो ठीक होगी ना, तो 5% में अगर गलती हो भी गई तो ओवरऑल कॉस्ट में कोई बहुत ज्यादा गलती नहीं होती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी आती गई, लेबर का पोर्शन कॉस्ट में कम होता गया, मशीनों की आने की वजह से ओवरहेड्स का पोर्शन प्रोडक्शन कॉस्ट में बढ़ता गया, और फिर टेक्नोलॉजी की वजह से मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी आ गए। तो जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ गई प्रोडक्शन में, और जब लेबर का पोर्शन कम हो गया, ओवरहेड का पोर्शन बढ़ गया कॉस्ट में, तो फिर एहसास हुआ कि अब ओवरहेड की एस्टिमेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, उस पर थोड़ी तवज्जो करनी चाहिए। देन इट लेड टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पुराने वक्तों में ठीक चल रहा था, जब ओवरहेड कम होते थे। ओवरहेड बढ़ने के साथ एहसास हुआ कि इसको एक्यूरेटली हमें तकसीम करना चाहिए, और फिर वहां से फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि एक्यूरेसी कैसे लाई जा सकती है। एबीसी ने एक एंगल दे दिया। एबीसी के आने के बाद ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमारी नाकाम या फेल या यूजलेस नहीं हो जाती। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बात कर लें तो एग्जाम में अभी भी हमें ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे सवाल आता है ज़्यादा। एबीसी पे सिर्फ एक सवाल अभी तक आया है, जब से 2-3 साल हो गए नई स्कीम आए हुए। फर्स्ट टाइम सवाल स्प्रिंग 24 में गालबन आया था, एक ही दफा आया हुआ अभी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चैप्टर 3 ही मोर इंपॉर्टेंट है फिलहाल। प्रैक्टिकली अगर हम कहें तो प्रैक्टिकली क्या सूरत हाल है, तो प्रैक्टिकली हमारे पास ऑप्शन दोनों अवेलेबल हैं। अभी भी हमें एबीसी की जगह एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही ज़्यादा प्रैक्टिस में भी यूज़ होती नज़र आती है। और उसकी अगर हम वजह बात करें कि क्यों हमारे पास ट्रेडिशनल, किन हालात में ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमें बेहतर रिजल्ट देगी, ये क्वेश्चन हमने किया था कि क्या ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमारे लिए अब यूजलेस हो गई है, तो हमने कहा जी आंसर है नो। और ये है सर्कमस्टांसेस व्हेन नैरो रेंज ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग गिव्स बेटर रिजल्ट। एक या दो प्रोडक्ट्स हैं तो ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेहतर रिजल्ट देती है, लेकिन प्रोडक्ट्स की रेंज ज़्यादा है तो एबीसी बेहतर रिजल्ट देती है। Products undergo similar operations and so consume similar proportion of overheads. जैसे मैं कल बात कर रहा था राइस की, अब मैं बासमती राइस प्रोसेस करूं
या नॉन बासमती राइस प्रोसेस करूं, दे अंडरगो सिमिलर प्रोसेसेस, सेम हर डिपार्टमेंट में तकरीबन लगभग उतना ही टाइम गुजारते हुए प्रोडक्ट बन रही है। तो शायद बासमती और नॉन बासमती राइस की प्रोडक्शन में प्रोडक्ट्स तो शायद दो हैं, लेकिन चूंकि सिमिलर प्रोसेस से गुजर के दोनों प्रोडक्ट्स बन रही हैं, तो इन हालात में भी ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेहतर रिजल्ट देना एक्सपेक्ट किया जाता है, वो यूजफुल है टेक्निक। वेयर ओवरहेड्स आर ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट, इन हालात में भी बेहतर है ट्रेडिशनल ओवरहेड। An accurate allocation of overhead costs using ABC would result in occurrence of high processing cost. बाज़ आप ABC को अप्लाई करने के लिए जब जाते हो तो ABC की एप्लीकेशन में डाटा की प्रोसेसिंग, डाटा को अरेंज करना और डाटा को प्रोसेस करना में इन्वॉल्व हायर डाटा प्रोसेसिंग कॉस्ट। इसमें एक इशू आ सकता है कि ABC की एप्लीकेशन में ज़्यादा हायर लेवल ऑफ स्किल, ज़्यादा हायर लेवल ऑफ मोर टाइम में भी रिक्वायर्ड। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसके बावजूद इस ड्रॉबैक की वजह से भी ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमारे लिए बाज़ हालात में यूजफुल रहता है। अच्छा, ये अब अगेन हमें थ्योरी का क्वेश्चन आता तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ये चीज़ें पढ़ते रहें तो यू नेवर नो, कभी दो तीन, एक तो अंडरस्टैंडिंग आपकी टॉपिक की बेहतर रहती है। आप क्योंकि अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन में एग्जामिनर कोई ना कोई जुमला ऐसा लिख देता है जो कि इन पॉइंट्स से ड्राइव हो रहा होता है, तो अगर वो जुमला आपको समझ ना आए तो बात का कहानी समझ नहीं आती सही तरह, और कहानी समझ ना आए तो सवाल हम बेहतर नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि आपको नोट्स की रीडिंग की हैबिट रहनी चाहिए, इसलिए नहीं कि कल को हमने एग्जाम में ये लिखना है, इसलिए कि हमें इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बेहतर रहेगी और हमें एग्जामिनर क्वेश्चन जो बेशक न्यूमेरिकल होंगे उनको पढ़ के समझना हमारे लिए आसान रहेगा। तो इस नीयत से आपको रीडिंग की हैबिट रखनी चाहिए। हमारा बच्चा सिर्फ रीडिंग की जगह रोट लर्निंग को अहम समझता है कि भाई जो एग्जाम में लिखने की बात आनी है उसको रट्टा लगा लिया जाए, जो एग्जामिनेशन में हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है उसको हमें पढ़ने की भी, याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस अप्रोच से बेटा निकलिए। रोट लर्निंग आप सिर्फ अपनी कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हो थ्योरेटिकल पेपर में। न्यूमेरिकल पेपर में तो रोट लर्निंग की अहमियत जीरो है, आपने कुछ रटना ही नहीं है, कुछ लफ्ज ब लफ्ज याद ही नहीं करना, आपने सिर्फ अंडरस्टैंड करना है भी ये जो बातें लिखी हुई हैं क्या ये फायदा वाकई है, क्या ये नुकसान वाकई नुकसान है, क्यों, ये सिर्फ समझना है आपने। तो ये पूरी किताब आपको पढ़ने का बार बार मैं इसलिए कहता हूं कि जितनी आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी आपकी बेहतर आपकी न्यूमेरिकल में परफॉर्मेंस रहती है। अच्छा, कल की एक्टिविटीज से कोई क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 1 तकरीबन हमने खत्म कर लिया था, कुछ आखिर में कैलकुलेशन को गड़बड़ हो गई थी हमारी, लेकिन आई एक्सपेक्टेड कि आपने उसको कंप्लीट कर लिया होगा और आंसर से मैच करके देख लिया होगा कि हमारे आंसर ठीक आ गए थे कल। गुड। तो चले फिर हम मजीद एक्टिविटीज की तरफ चलते हैं। इलस्ट्रेशन 2 है हमारे पास, उसको देख लेते हैं जी। इलस्ट्रेशन 2, प्रिपेयर यूनिट कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग कन्वेंशनल कॉस्टिंग एंड एबीसी। सेम वही रिक्वायरमेंट है, यूनिट कॉस्ट प्रोडक्ट की चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट चाहिए हमें कन्वेंशनल कॉस्टिंग के तहत और एबीसी के तहत। इसको कन्वेंशनल भी कहते हैं, इसको ट्रेडिशनल भी कहते हैं, जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं उसको, ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। तो सवाल पढ़ते हैं जी, फिर देखते हैं कैसे इसको लेके चलेंगे हम। शाहीन लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स 4 प्रोडक्ट्स WXYZ, आउटपुट एंड कॉस्ट डेटा फॉर द पीरियड जस्ट एंडेड। WXYZ 4 प्रोडक्ट्स के आउटपुट यूनिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स इन द पीरियड, मटीरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट एंड मशीन आवर्स पर यूनिट। अच्छा, प्रोडक्शन रन्स की टर्म्स को थोड़ा मैं से एक्सप्लेन कर दूं। प्रोडक्शन रन से क्या मुराद है? प्रोडक्शन रन से मुराद है प्रोडक्शन इन बैचेस। प्रोडक्शन रन से मुराद है बैचेस। हमारी अक्सर प्रोडक्शन प्रोसेसेस होते हैं विच आर रन इन बैचेस, जैसे बॉटलिंग यूनिट्स हमारे होते हैं, पेप्सी है, कोक है, जहाँ पे जिस फैक्ट्री में बॉटल्स बनती हैं। तो अगर आप में से किसी का भी इत्तेफाक हुआ हो, मुझे आज से कोई 25-28 साल पहले
जाने का इत्तेफाक हुआ कि मैंने 2-3 दफ़ा ऑडिट किया हुआ है। अभी खैर ऑडिट हमारी कंपनी करती है बॉटलिंग प्लांट्स की, लेकिन मैं प्लांट जारी बंदा विजिट नहीं करता, लेकिन मैंने अपने एज अ ट्रेनी जब मैं ऑडिट करता था तब मैंने विजिट किया हुआ है प्लांट। तो वहाँ पे प्रोडक्शन इज डन इन बैचेस, या आप उसको कहते हैं प्रोडक्शन रन्स किए जाते हैं, या प्रोडक्शन बैचेस में की जाती है, एक ही बात है। जैसे वहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, अब मुझे क्वांटिटीज़ उनका वॉल्यूम याद नहीं कितना बड़ा कंटेनर होता था। फॉर एग्जांपल पेप्सी की प्रोडक्शन उन्होंने करनी है तो कंटेनर को साफ सुथराई उसके रिंस करके सेटअप करके पेप्सी की प्रोडक्शन के लिए उसमें पानी, पेप्सी का कंसनट्रेट, शुगर डाल के उसको ब्लेंड किया जाता है, फिर उसमें कार्बोनेशन प्रोसेस के बाद उसकी पैकिंग की जाती है। तो एक कंटेनर लेट्स से हम कहते हैं दैट इज 200 लीटर्स का कंटेनर या 500 गैलन का कंटेनर है। एक प्रोडक्शन रन, एक बैच बनाया जाता है 500 गैलन्स का, जिसमें कैलकुलेटेड पानी, केमिकल, कैलकुलेटेड चीनी और कार्बोनेशन प्रोसेस के बाद पैकिंग कर दी जाती है। उसके बाद जब एक प्रोडक्शन रन कंप्लीट हो गया फिर कंटेनर को रिंस किया जाता है, वॉश किया जाता है, फिर देखा जाता है जी अब हमारा अगला ऑर्डर क्या है, पता लगे जी अब हमारे पास 2 प्रोडक्शन रन, 2 बैचेस हमें अब मरिंडा के बनाने हैं, अब उनका ऑर्डर आ गया तो फिर 2 प्रोडक्शन रन 2 बैचेस में मरिंडा बनाई जाएगी। मरिंडा का खत्म हुआ, फिर कंटेनर साफ हुआ, पता लगे जी अब क्या जी अब हमें 3 बैचेस टीम के बनाने हैं, तो 3 बैचेस 3 प्रोडक्शन रन टीम के किए जाएंगे। सो प्रोडक्शन रन से मुराद है प्रोडक्शन इन बैचेस। जैसे 10 यूनिट बनाए हैं 2 रन्स में, इसका मतलब एक रन में कितने यूनिट बने? 5। ठीक हो गया। 100 यूनिट बने हैं 5 बैचेस में, इसका मतलब एक बैच में बने 20 यूनिट्स। तो ये डेटा जब हमने थोड़ा समझना जरूरी होता है तभी हम सवाल सही तरह कर पाते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आवर आ गया जनाब 5, और ये ओवरहेड की कहानी है। शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, एक्सपेडाइटिंग एंड शेड्यूलिंग कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, 30,800 टोटल खर्चा है ओवरहेड का। और हमें कहा गया जी बताइए यूनिट कॉस्ट प्रोडक्ट की कन्वेंशनल कॉस्टिंग और एबीसी कॉस्टिंग कहता है। तो जनाब फॉर्मेट तो इसका लगभग वही बनने वाला है जो कल हमने बनाया था। 4 प्रोडक्ट के लिहाज से W, X, Y एंड Z। मटेरियल, लेबर, और यहां से हम प्राइम कॉस्ट ले लेंगे बिल्कुल जैसे हमने कल वर्किंग की थी, और फिर प्राइम कॉस्ट के बाद हम फिर ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कन्वेंशनल कॉस्टिंग के तहत और ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एबीसी के तहत लाएंगे। देन यहां से कॉस्ट पर यूनिट कन्वेंशनल कॉस्टिंग के तहत और कॉस्ट पर यूनिट एबीसी के तहत। कैसे बनेगी? ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो कन्वेंशनल कॉस्टिंग के तहत ए प्लस बी हो जाएगा और एबीसी के तहत ए प्लस सी हो जाएगा। वही फॉर्मेट जो कल हमने अडॉप्ट किया था, सेम उसी फॉर्मेट के तहत हम इस सवाल को हल करने जा रहे हैं। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट रेडिली क्वेश्चन में अवेलेबल है 20, 80, 20, 80। लेबर आवर्स पर यूनिट हमें बताए गए हैं और लेबर कॉस्ट पर यूनिट अवेलेबल है। तो 1 into 5 5, 3 into 5 15, 5 15, प्राइम कॉस्ट 25, 95 25 95। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कन्वेंशनल कॉस्टिंग के तहत वर्किंग 1 पे हम जाते हैं। कन्वेंशनल कॉस्टिंग के तहत हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बनाना है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट बनाना चाहिए या पर आवर बनाना चाहिए? क्यों भला? मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, पर आवर बनाना चाहिए। पर आवर
ऑफ लेबर या पर आवर और मशीन, क्या बना है? क्या पढ़ा हुआ है असूल? लेबर या मशीन आवर से सिलेक्शन किस पे डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है कि क्या हमारे डिपार्टमेंट में ज्यादा लेबर आवर्स काम होते हैं या ज्यादा मशीन आवर काम होते हैं। तो भाई ये दोनों बराबर हैं इस वक्त, ये पर यूनिट है, इनको यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने लेबर आवर लग रहे हैं डब्ल्यू पे उतने मशीन आवर लग रहे हैं, जितने लेबर आवर लग रहे हैं एक्स पे उतने मशीन आवर लग रहे हैं, सो ऑन। इसका मतलब लेबर आवर और मशीन आवर बराबर लग रहे हैं। हम नहीं कह सकते कि हमारा डिपार्टमेंट लेबर इंटेंसिव है या मशीन इंटेंसिव है। इसका मतलब हम लेबर आवर बेसिस करें मशीन आवर बेसिस करें सेम रेट आएगा और सेम ओवरहेड कॉस्ट आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वी आर एट लिबर्टी क्या हम लेबर आवर बेसिस पे अब्जॉर्प्शन रेट बना लें या मशीन आवर बेसिस पे रेट बनाएं, सेम रेट आएगा ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर आवर और सेम ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम यहां पे वर्किंग वन में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर, डायरेक्ट लेबर आवर बना लेते हैं हम। दैट विल बी टोटल ओवरहेड्स 30,800 डिवाइडेड विद टोटल आवर्स 10 into 1 प्लस 10 into 3 प्लस 100 into 1 प्लस 100 into 3। कितने टोटल आवर बने? 440। रेट क्या बना? 70। ये है ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर 70। लीजिए जी 70 पर आवर कॉस्ट है तो 70 into 1 70, 70 into 3 210, 70 210। लीजिए जी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत कॉस्ट पर यूनिट 95, 305, 95 एंड 305। ये हमारी ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल कॉस्टिंग के तहत ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट और प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आ गई जी। एनी क्वेश्चन? जी बेटा, लेबर कैसे कैलकुलेट होगी? बेटा लेबर डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट मुझे गिवन है और लेबर का रेट पर आवर बताया गया है। डब्ल्यू में 1 घंटा लगता है और 1 घंटे का रेट 5 रुपये, 5 into 1। एक्स में 3 घंटे लगते हैं, 3 into 5 15 रुपये। ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? किसी और कैलकुलेशन पे कोई हेल्प चाहिए जनाब? मटेरियल की कॉस्ट मुझे रेडीली दी गई थी, लेबर की कॉस्ट नहीं दी गई थी, टाइम दे दिया गया था, तो टाइम इनटू रेट मैंने कॉस्ट मेजर कर ली। अच्छा ये अब आ जाइए एबीसी की तरफ। हमें एबीसी में करना क्या है कि भाई ये हमारे पास 1 2 3 4 कॉस्ट है। हमें हर ओवरहेड कॉस्ट को प्रोडक्ट्स में तकसीम करने हैं यूजिंग अप्रोप्रिएट रेशियो ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करके उसकी रेशियो में कॉस्ट को तकसीम करना है। तो हमारे पास 4 कॉस्ट अवेलेबल हैं। वर्किंग हम 2 बनाते हैं इसके लिए, वर्किंग 2 ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट लाने के लिए। और इसका तरीका हमारा रहेगा 4 कॉस्ट W X Y Z और इसमें हम बेसिस लाएंगे और उस बेसिस पे हम कॉस्ट को तकसीम करेंगे टोटल कॉस्ट को। हमारे पास जो 4 कॉस्ट हैं, एक शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल है ये कितनी जी? 3080। एक हमारे पास सेटअप कॉस्ट है 10920। तीसरी हमारे पास एक्सपेडाइटिंग एंड शेड्यूलिंग है, एक्सपेडाइटिंग एंड शेड्यूलिंग है, कितनी है जी? 900।
100 और आखिरी है मटेरियल हैंडलिंग 7700। लीजिए जी हमारे पास 4 कॉस्ट हैं ओवरहेड्स की। अब हमने इन कॉस्ट को तकसीम करना है इन प्रोडक्ट्स में यूजिंग सम अप्रोप्रिएट बेसिस। और अगेन जिस तरह हम अपोर्शनमेंट की बात करते थे, जिस तरह हम रीअपोर्शनमेंट की बात करते थे, हमने अवेलेबल बेसिस में से सूटेबल बेस सेलेक्ट करनी होती है। अब हमारे पास इन कॉस्ट को तकसीम करने के लिए जो डाटा है वो यही है, इसी में से कुछ हमने हेर फेर करना है, इसी में से कुछ निकालना है काम काम में। स्टार्टिंग विद शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट। शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट, पहले इसकी एग्जांपल दराने में ले आए। शॉर्ट रन वेरिएबल से मुराद है कि थोड़ा सा भी काम हो कॉस्ट बदल जाती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट के थोड़ा सा भी काम होगा बदल जाएगी। 1 यूनिट भी बनेगा प्रोडक्ट का तो बिजली शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट बदल जाएगी। 1 यूनिट भी किसी प्रोडक्ट का बनेगा तो मे बी हेल्पर की सैलरी बन जाएगी कुछ ना कुछ जो पर आवर ले रहा है वो। तो शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट से मुराद है कि थोड़ी सी एक्टिविटी से भी कॉस्ट बदल जाए। अब थोड़ी सी एक्टिविटी से जो कॉस्ट बदलती है तो उस थोड़ी सी एक्टिविटी को मेजर करने के लिए व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट बेस। बेटा प्रोडक्शन रन तो एक दफा आपने बैच डाल दिया तो वो फिर 4 घंटे मशीन चलती रहेगी, ये कॉस्ट तो नहीं बदलेगी ना। तो हम तो कह रहे हैं शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट वो है जो थोड़ा सा भी काम हो कॉस्ट बदल जाएगी। प्रोडक्शन रन, ये जो हम सेटअप कॉस्ट जो है ना, ये नंबर ऑफ बैच पे प्रोडक्शन रन पे चलती है। क्योंकि सेटअप कॉस्ट क्या है, हर बैच की, मैंने आपको कल इसका मतलब समझाया था कि हर प्रोडक्शन बैचेस में जब प्रोडक्शन होती है तो जब भी आपने कोई नई प्रोडक्ट की प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है तो आपको उससे पहले मशीन को रेडी करना पड़ता है, मशीन को सेटअप करना पड़ता है। तो जितनी बैचेस आप रन करोगे हर बैच से पहले आपको प्रोडक्शन मशीन सेटअप करनी पड़ती है। तो यस, सेटअप कॉस्ट के लिए हम यहां पे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स जो हैं ये सूटेबल बेस है। और इसकी रेशो यहां से उठा लें हम तो 2 2 5 5 2 2 5 5। सेटअप कॉस्ट की कहानी ये समझ आती है कि भाई इसका ताल्लुक तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन से है, लेकिन शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट मशीन आवर की बेसिस पे शायद या लेबर आवर की बेसिस पे शायद बेहतर रहेगी कि जितना टाइम काम होगा हर घंटे के साथ खर्चा बढ़ता जाता है। हर 1 घंटे के साथ खर्चा बढ़ता है तो जनाब खर्चे फिर लेने हैं तो फिर ये मशीन आवर की बेस पे ले लो। तो यहां से रेशो बना ले जरा। मशीन आवर भाई ये पर यूनिट है, लेकिन हमने टोटल प्रोडक्ट्स में बांटने हैं तो टोटल प्रोडक्ट्स के आवर चाहिए 10 30 100 300। तो यहां पे हमने कहा जी शॉर्ट रन वेरिएबल के लिए हम मशीन आवर्स को बेस बनाते हैं 10 30 100 300। ये बेसिस है शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट को तकसीम करने की। एक्सपेडाइटिंग एंड शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग से मुराद प्लानिंग और एक्सपेडाइटिंग से मुराद काम को तेज करने के तरीके, ये भी तकरीबन प्लानिंग ही बनती है। खर्चा जो हमने इनकर किया प्लानिंग के ऊपर उसको किस बेसिस पे प्रोडक्ट्स में तकसीम करें। बेटा इसके लिए भी जरूरी है कि आप बिजनेस साइकिल को समझिए। प्लानिंग भी आपको जो प्रोडक्शन की करनी पड़ती है वो हर दफा प्रोडक्शन मशीन चलाने से पहले करनी पड़ती है। और प्रोडक्शन मशीन आप हर बैच के लिए एक दफा चलाते हो तो आपकी जो प्लानिंग है, जितने आपके प्रोडक्शन रन जितने बैचेस हैं हर बैच के लिए आपको अलग से प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जो प्लानिंग कॉस्ट है, जो शेड्यूलिंग कॉस्ट है, उसका ताल्लुक भी नंबर ऑफ बैचेस के साथ है। इसका ताल्लुक नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ नहीं बनता, इसका ताल्लुक नंबर ऑफ लेबर आवर्स से नहीं बनता, क्योंकि लेबर आवर्स और यूनिट्स दोनों वॉल्यूम बेस्ड काम है और प्लानिंग जो है उसका वॉल्यूम से ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने प्लान किया कि मैंने पेप्सी के 10 बैचेस बनाने हैं
एक प्लान ये किया आपने, इसके लिए आपने 10 बैचेस के लिए कितना पानी, कितना केमिकल, कितनी शुगर चाहिए, कैलकुलेशन करके एक चार्ट बना के प्रोडक्शन टीम के हवाले किया। दिस इज द प्लानिंग। फिर अगला प्लान बना कि हमें मिरिंडा के 6 प्रोडक्शन रन चलाने हैं, उसकी कैलकुलेशन की, इतना पानी, इतनी शुगर, इतना केमिकल, लीजिए जी प्रोडक्शन टीम के हवाले की। अब देखिए, एक दफ़ा हमने 10 बैचेस की प्लानिंग की, एक दफ़ा हमने 6 बैचेस की प्लानिंग की। तो प्लानिंग है ना, प्लानिंग में टाइम तो फर्क नहीं होता। नंबर ऑफ प्लानिंग्स 2 की हैं, एक दफ़ा 10 बैचेस की प्लानिंग की, एक दफ़ा 6 बैचेस की प्लानिंग की है। तो क्या मेरी प्लानिंग पे जो खर्चा आया उसका ताल्लुक कितने यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए इससे बनता नजर आता है आपको? प्लानिंग के बाद मैं 10 यूनिट्स बनाऊं या प्लानिंग के बाद मैं 6 यूनिट्स बनाऊं, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्लानिंग की कॉस्ट का ताल्लुक नंबर ऑफ प्लानिंग एक्टिविटीज से है, और नंबर ऑफ प्लानिंग एक्टिविटीज आके जुड़ती हैं इस तरह के प्रोडक्शन प्रोसेस में नंबर ऑफ बैचेस के साथ, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन के साथ, कि हर प्रोडक्शन रन से पहले प्लान करना पड़ता है आपको। हर प्रोडक्शन रन से पहले आपको प्लान करना पड़ता है कि मेरी अगला जो प्रोडक्शन रन चलने जा रहा है उसमें मुझे कितने यूनिट्स बनाने हैं, किस प्रोडक्ट के यूनिट्स बनाने हैं। तो एक्सपेडाइटिंग एंड शेड्यूलिंग का ताल्लुक भी नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन से ही है। मटेरियल हैंडलिंग, ये मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है। अगर तो ये क्वांटिटी होती ना तो हम उससे जोड़ देते, क्योंकि मटेरियल हैंडलिंग का ताल्लुक क्वांटिटी से होता है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हैंडल्ड से होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल से नहीं होता। फॉर एग्जांपल, ये 80 रुपए का यूनिट है लेकिन सिर्फ 1 किलो है, ये 20 रुपए का यूनिट है, ये 10 किलो का है। तो हैंडलिंग कॉस्ट किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी। इसका मतलब कॉस्ट इज नॉट अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर मटेरियल हैंडलिंग। अगर होती ना मटेरियल की इंश्योरेंस तो हम कहते हैं इंश्योरेंस का ताल्लुक कॉस्ट से होता है, जिसकी कॉस्ट ज्यादा उसकी इंश्योरेंस ज्यादा। लेकिन हैंडलिंग का ताल्लुक कॉस्ट से नहीं होता है, हैंडलिंग का ताल्लुक क्वांटिटी या वेट से होता है। तो वो तो मैं यहां गिवन नहीं है, यहां पे क्वांटिटी या वेट तो गिवन नहीं है। अगर ये क्वांटिटी या वेट गिवन होता तो मैं उसको चूज कर लेता कि भाई प्रोडक्ट ए के लिए मैंने टोटल कितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हैंडल किया, बी के लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हैंडल किया। दैट इज नॉट अवेलेबल। अगेन फिर मैंने कहा हमें तो अवेलेबल बेसिस में से सूटेबल उठानी है, बट इन एनी केस क्वांटिटी कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं जुड़ता मटेरियल हैंडलिंग का। द अदर ऑप्शन इज, मैंने जैसे आपको मिसाल दी थी पेप्सी के बैचेस की, टीम की प्रोडक्शन की, तो अब वहां पे अगर मटेरियल हैंडलिंग की बात करें, पेप्सी एक ही कंटेनर है, उसी में पेप्सी बन रही है, उसी में टीम बनेगी, उसी में मिरिंडा बनेगी, जितना ऑर्डर हो सब पे प्रोडक्शन होगी। तो जब मैंने पेप्सी की प्रोडक्शन करनी है तो मुझे पेप्सी के लिए मटेरियल हैंडल करके, मटेरियल को स्टोर से उठा के, रॉ मटेरियल स्टोर से उठा के मशीन में डालना है। दिस इज मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट ना, कि रॉ मटेरियल उठाया स्टोर से और प्रोडक्शन प्रोसेस में फीड किया, जिसके लिए हम कहते हैं क्वांटिटी का मुझे पता होना चाहिए। अब मुझे क्वांटिटी तो यहां पे नहीं पता, लेकिन कम से कम मुझे ये तो पता है ना भाई, हर प्रोडक्शन रन में, इस केस में देखें, हर प्रोडक्शन रन में शायद इनपुट क्वांटिटी जो मैंने मिसाल दी आपको, शायद वो बराबर थी जो मैं आपको बिजनेस की मिसाल दे रहा हूं। ये अगेन मैंने कहा डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन के ऊपर। मुझे यहां पे क्वांटिटी पर यूनिट दी जाती तो मेरी जिंदगी बड़ी आसान थी, मेरी मटेरियल हैंडलिंग टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पे हैंडल हो जाता। लेकिन इस केस में दूसरी ऑप्शन बनती है कि जब आप बैचेस में प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको हर बैच के लिए मटेरियल हैंडल करना पड़ता है। जब प्रोडक्शन करनी है, बैच की प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, उस बैच का मटेरियल उठा के आपको मशीन में डालना है। तो इसके 2 बैच बनाए हैं, इसको आप, इसकी हैंडलिंग 2 दफा करनी पड़ी है आपको। इसके 5 बैच बनाए हैं, इसकी हैंडलिंग 5 दफा करनी पड़ी है। क्वांटिटी हमें पता नहीं तो हम क्वांटिटी पे तो बेस नहीं कर सकते, बट नंबर्स हमें बैचेस की सूरत में अवेलेबल है कि हमने मटेरियल की क्वांटिटी कितनी दफा हैंडल की है। तो यहां पे भी बेस, हमारी जो सूटेबल बेस नजर आती है वो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स या नंबर ऑफ बैचेस ही नजर आती है। अवेलेबल बेसिस में से हमने चूंकि लेना है, प्रायोरिटी हमारी, अगर यहां पे गिवन होता क्वांटिटी तो हम क्वांटिटी ले लेते, क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है तो हमने नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन यहां पे लेने हैं। तो जनाब ये कॉस्ट तकसीम करेंगे, यहां से टोटल ओवरहेड लाएंगे हर प्रोडक्ट का, उसको यूनिट्स से डिवाइड करेंगे और फिर ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी।
जी बेटा, बेटा मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट मैंने आपको बताया। हैंडलिंग एक्टिविटी क्या है? रॉ मटेरियल स्टोर से मटेरियल उठा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक लेके आना, दिस इज मटेरियल हैंडलिंग। और डायरेक्ट लेबर आपकी कन्वर्जन कॉस्ट होती है, जिसमें आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। प्रोडक्शन वर्कर जो काम कर रहा है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम प्रोडक्शन वर्कर जो कर रहा है वो डायरेक्ट लेबर है। हैंडलिंग इज नॉट डायरेक्ट लेबर, हैंडलिंग इज प्रोडक्शन ओवरहेड्स। वो तो फोक लिफ्टर गया, उसने माल उठाया और उठा के प्रोडक्शन हॉल में लाके ड्रॉप कर दिया। जी तकसीम कीजिए इन कॉस्ट को। बेसिस हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं, इन बेसिस पे कॉस्ट को तकसीम करने हैं। और ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट यहां से बताइए कितना आ रहा है जी? जी बेटा पहले मुझे टोटल ओवरहेड बता दीजिए। 4030 4170 12,000 और यूनिट्स हमारे थे 10 10 100 100। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट 403 417 106 120। लीजिए जी, इनको हम यहाँ फीड करेंगे। 403 417 106 120 और कॉस्ट पर यूनिट A प्लस C 428 512 120 और 400। आप देख सकते हैं हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से ABC पे गए तो कॉस्ट पर यूनिट में कितना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। हमारी कॉस्ट पर यूनिट में कितना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से ABC पे जाते हैं। तो इससे हमें अहमियत का एहसास होता है कि कितनी अहम बात है कि हम राइट मेथड चूज़ करें कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में। क्योंकि अगर हमारी कॉस्ट पर यूनिट गलत आएगी तो हमारी प्राइस भी गलत आ जाएगी, और प्राइस गलत आ गई तो हम मार्केट में प्रोडक्ट कंपेटिटिव प्राइसेस पे ना बेच पाएँ तो हम बिजनेस हमारा नुकसान में चला जाएगा। मैंने गलत कर दिया भाई, बता दे भाई कौन सी गलत है? ये वाली, ये सॉरी 215 बिल्कुल ठीक है जी। 215 इससे पहले 131 ये ठीक है। ओके जी, एनी क्वेश्चन? शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स की बेसिस पे, वही नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन के बेसिस पे। बेटा शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट, आप W को एक यूनिट बनाते हो कितना टाइम लगता है? 1 घंटा। X का एक यूनिट बनाते हो 3 घंटे। यूनिट के बेसिस पे तकसीम करोगे तो दोनों का ओवरहेड सेम हो जाएगा, ऐसा ही है ना? आपने कहा यूनिट की बेसिस पे तकसीम करो तो जो W के एक यूनिट का ओवरहेड रहेगा X के यूनिट का ओवरहेड भी वही आ जाएगा ना। यूनिट की बेस पे तकसीम का क्या मतलब है? आप कह रहे हो जी 220 से डिवाइड कर दो, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट सेम कर दो, यही कह रहे हो ना? इज इट लॉजिकल कि जिस यूनिट पे 1 घंटा लग रहा है उसका ओवरहेड भी वही हो, जिस यूनिट पे 3 घंटे लग रहे हैं उसका ओवरहेड भी वही हो? बेटा फिक्स कॉस्ट नहीं है ये वेरिएबल कॉस्ट। बेटा एक्टिविटी बढ़ रही है तो कॉस्ट बढ़ रही है। दैट एक्टिविटी कैन बी मेजर्ड बाय यूनिट्स एंड दैट एक्टिविटी कैन बी मेजर्ड बाय आवर्स। अगर प्रोडक्ट एक ही बन रही है तो फिर आप यूनिट्स में मेजर कर लो एक्टिविटी को, इट इज फेयर। लेकिन प्रोडक्ट्स जब मल्टीपल बन रही हैं तो फिर यूनिट्स में मेजर करना इज नॉट फेयर। मैं दोबारा आपसे सवाल पूछता हूं, जो मैंने आपको ओवरहेड के चैप्टर के शुरू में कभी बात की थी, इस डेस्क पे 3 घंटे लगे, उस कुर्सी पे 1 घंटे लगे,
क्या दोनों का ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट सेम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना सेम। शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट यही है कि भाई टाइम से लिंक है कॉस्ट। शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट टाइम से लिंक है। अगर प्रोडक्ट एक ही होती है ना तो फिर यूनिट से लिंक करते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी प्रोडक्ट पे एक ही टाइम लग रहा है। लेकिन मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो फिर यूनिट बेसिस पे तकसीम फेयर नहीं है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगी तो टाइम बेसिस पे ही कॉस्ट की तकसीम फेयर है। और अगेन शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट को हम वॉल्यूम बेस्ड मेजर्स पे ले गए हैं। ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जैसे कॉस्ट को मशीन आवर की बेसिस पे तकसीम किया जाता है, लेबर आवर की बेसिस पे तकसीम किया जाता है, तो हमने कहा शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट को उसी तरह वॉल्यूम बेसिस पे तकसीम करो, आवर्स की बेसिस पे तकसीम करो। हाँ, ये जो कॉस्ट है ये वॉल्यूम बेस्ड नहीं है, इनका ताल्लुक आवर से नहीं है, इनका ताल्लुक एक्टिविटीज से है। तो जिस रेलिवेंट एक्टिविटी आइडेंटिफाई करो और उसकी रेशियो में इनको तकसीम करो। मजीद अभी हमें काफ़ी एक्टिविटीज़ करनी है एबीसी में, थोड़ी बहुत कोई कमी रह जाएगी, उसको और क्लियर कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 4 पे आइए ज़रा, मजीद देखते हैं, फिर पास पेपर क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उन पे भी नज़र डालेंगे। रिक्वायरमेंट अगेन सेम है, प्रिपेयर एंड प्रेजेंट प्रॉफिट स्टेटमेंट। नहीं जी, थोड़ी फ़र्क आ गई जी। प्रिपेयर एंड प्रेजेंट प्रॉफिट स्टेटमेंट यूजिंग कन्वेंशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग and ABC. The following information relates to Harris Limited for the forthcoming period. 3 प्रोडक्ट्स हैं XYZ, सेल एंड प्रोडक्शन यूनिट्स में आ गई, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गई, प्राइम कॉस्ट पर यूनिट आ गई, मशीन डिपार्टमेंट में मशीन आवर्स पर यूनिट आ गए, और असेंबली डिपार्टमेंट में डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट आ गए। ओवरहेड कॉस्ट आर एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग सर्विस कॉस्ट सेंटर वर टू बी रिकवर्ड इन प्रोडक्ट कॉस्ट एज फॉलोज। टू बी रिकवर्ड से मुराद एब्जॉर्ब्ड। आपने इस बताया जा रहा है हमें कि जो ओवरहेड एलोकेट और अपोर्शन किए जाते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस डिपार्टमेंट की खर्चे के साथ, उनको आप एब्जॉर्ब करते हो फॉलोइंग बेसिस पे। मशीनिंग डिपार्टमेंट में 1.2 रुपीज़ पर मशीन आवर, असेंबली डिपार्टमेंट में 0.85 पर लेबर आवर। ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमें बता दिए गए। ये ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत हमें दोनों डिपार्टमेंट के ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमें दे दिए गए हैं। द अबव ओवरहेड्स could be reanalyzed into cost pools as follows। उसने कहा जी ये ओवरहेड जिनका हमने ये रेट निकाला ना, इनको मजीद एनालिसिस इस तरह भी किया जा सकता है। टोटल ओवरहेड के 1 2 3 4 5 हिस्से कर दें, और ये इनके कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। इन कॉस्ट के ये कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। हमें क्वेश्चन में, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें अक्सर कॉस्ट के साथ कॉस्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करके दे दिए जाते हैं, जिंदगी और आसान रखी जाती है। पिछली सवाल में तो हमने कॉस्ट ड्राइवर खुद चूज किए थे ना, कि भाई ये शॉर्ट रन वेरिएबल है, इसको मशीन आवर पे ले जाओ, ये एक्सपेडाइटिंग शेड्यूलिंग है, इसको नंबर ऑफ बैचेस पे ले जाओ, ये सेटअप कॉस्ट है, इसको नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन पे ले जाओ, बैचेस पे ले जाए की बात है। यहां पे उसने कहा जी ये कॉस्ट है और ये इनकी कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, और मशीन आवर्स की टोटल क्वांटिटी फॉर द पीरियड, पूरे पीरियड में कितनी है, लेबर आवर्स की टोटल क्वांटिटी कितनी है, सेटअप्स टोटल कितने हैं, कस्टमर ऑर्डर्स टोटल कितने हैं, सप्लायर ऑर्डर्स टोटल कितने हैं। ये कॉस्ट आपने इन बेसिस पे तकसीम करनी है, और ये कॉस्ट ड्राइवर्स की टोटल एक्टिविटीज कितनी है। ये नीचे मजीद इंफॉर्मेशन है जी, और ये मजीद इंफॉर्मेशन क्या है, इनका ब्रेकअप। नंबर ऑफ सेटअप्स टोटल 520 हैं, प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप क्या है उनका। ऑर्डर प्रोसेसिंग कस्टमर ऑर्डर्स टोटल 32,000 हैं, प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप क्या है। सप्लायर ऑर्डर टोटल 11,200 हैं, प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप क्या है। बाकी मशीन आवर डायरेक्ट लेबर आगे रह गए, तो इनको आप प्रोडक्ट वाइज खुद बना लीजिएगा इस डाटा की मदद से। हमने इन कॉस्ट को इन बेसिस पे प्रोडक्ट्स में तकसीम करना है। सेम वही शेड्यूल हमारा बनने वाला है। चलें हम पहले एक सवाल को फिर पढ़ लीजिए जी बेटा।
ज़रा सोच लीजिए, आपने बनाना पीएनएल है। पीएनएल कैसे बनेगा? रेवेन्यू माइनस प्राइम कॉस्ट माइनस ओवरहेड कॉस्ट। और यहां पे ख्याल रखना पड़ेगा, हमें दो पॉलिसीज के तहत पीएनएल बनाने को कहा जा रहा है। इन दोनों पॉलिसीज में फर्क क्या है? ओवरहेड की तकसीम अमंग्स द प्रोडक्ट्स, यही फर्क है ना। टोटल ओवरहेड तो नहीं बदल जाते। इसका मतलब हमें प्रोडक्ट वाइज पीएनएल बनाना है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत एबीसी का पीएनएल क्या है, और एबीसी के तहत एबीसी का प्रोडक्ट वाइज पीएनएल क्या है। तो रेवेन्यू प्रोडक्ट वाइज लेस प्राइम कॉस्ट लेस ओवरहेड, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत एबीसी के तहत। ये हमारी वर्किंग है। एक दफा सवाल को पढ़िए, फिर हम बात करते हैं इस पर। प्रेजेंटेशन में मामले में आपको पता है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो मैं प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह लाता हूँ पीएनएल के लिए। सबसे पहले मैं लाता हूँ सेल यूनिट्स, फिर मैं लाता हूँ प्राइस लेस प्राइम कॉस्ट, और देन इफ दिस इज ए दिस इज बी, मैं वैल्यू सी कैलकुलेट कर लेता हूँ ए इंटू बी। ये मेरा रेवेन्यू माइनस प्राइम कॉस्ट हो गया। फिर मैं लाता हूं ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और फिर मैं लाऊंगा ओवरहेड अंडर एबीसी। लेट्स अज्यूम दिस इज माय वैल्यू डी, दिस इज माय वैल्यू ई। देन आई विल कैलकुलेट नेट प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सी माइनस डी, देन नेट प्रॉफिट अंडर एबीसी सी माइनस ई। ऐसा ही है जी, फॉर्मेट ज़रा समझ लीजिए। प्रेजेंटेशन किसी भी अंदाज में की जा सकती है बेटा, इस पे हमारी कोई कैद नहीं है। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत है और ये एबीसी के तहत है।
अच्छा, ये डाटा फीड करते हैं। यूनिट्स कितने बेचे एक्स के? 50,000, वाई के, जेड के 30,000। प्राइस माइनस प्राइम कॉस्ट एक्स कितना? 13। वाई प्राइस माइनस प्राइम कॉस्ट 11, 8 मल्टीप्लाई किया 650,000, 440,000 एंड 240,000। और यहां से टोटल भी आप दे सकते हैं हम 1 2 3 1230 000। सॉरी 1330 000। लीजिए जी, ये मेरा रेवेन्यू माइनस प्राइम कॉस्ट आ गया। मैं चाहूं तो यूनिट्स इनटू प्राइस करूं, फिर यूनिट्स इनटू प्राइम कॉस्ट करूं, देन सब्ट्रैक्शन करूं, या मैंने थोड़ा स्मार्टली काम कर लिया कि बजाय इसके मैं यूनिट्स को पहले प्राइस से मल्टीप्लाई करूं, फिर यूनिट्स को प्राइम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करूं। मैंने प्राइस माइनस प्राइम कॉस्ट करके नेट को मैंने एक पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे सेम आंसर मिल गया। तो दिस इज हाउ वी नीड टू लर्न हाउ टू प्रेजेंट एफिशिएंटली। मैंने एफिशिएंटली काम किया, थोड़ा टाइम बचा लिया मैंने यहां पे इस वर्किंग में। रेवेन्यू माइनस प्राइम कॉस्ट का डाटा मेरे पास आ गया है। अब मैंने ओवरहेड्स को प्रोडक्ट्स में तकसीम करना है। वर्किंग 1 हम बना लेते हैं यहां पे जनाब, कि हम ओवरहेड्स को एक्स वाई जेड में कैसे तकसीम करें। अच्छा जी, अब जरा इधर तवज्जो कीजिएगा बोर्ड पे। मुझे प्रोडक्ट एक्स के ओवरहेड्स चाहिए। प्रोडक्ट एक्स पे 50,000 बनाने पे मेरे 2 घंटे पर यूनिट मशीनिंग में लग रहे हैं, 7 घंटे पर यूनिट असेंबली में लग रहे हैं, और ये मेरा अब्जॉर्प्शन रेट है मशीनिंग का, असेंबली का। तो यहाँ से मैं प्रोडक्ट एक्स के ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत ओवरहेड्स अगर मेजर करना चाहूँ तो वर्किंग 1 में प्रोडक्ट एक्स के ओवरहेड्स 50,000 इंटू मशीनिंग डिपार्टमेंट में 2 आवर्स इंटू मशीनिंग डिपार्टमेंट का रेट 1.2 प्लस असेंबली डिपार्टमेंट 50,000 इंटू असेंबली डिपार्टमेंट के लेबर आवर्स इंटू असेंबली डिपार्टमेंट का रेट 0.85। तो बताइए यहां से प्रोडक्ट एक्स में कितने ओवरहेड चार्ज हुए? 40750। ये है प्रोडक्ट एक्स के ओवरहेड जो मैंने चार्ज किए। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत प्रोडक्ट एक्स में ओवरहेड चार्ज हुए 408,750। इसी अंदाज में प्रोडक्ट वाई और प्रोडक्ट जेड के भी ओवरहेड कैलकुलेट कीजिए। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत हम देख रहे हैं प्रोडक्ट एक्स में मशीनिंग डिपार्टमेंट से कितने ओवरहेड चार्ज हो रहे हैं, और प्रोडक्ट एक्स में असेंबली डिपार्टमेंट से कितने ओवरहेड चार्ज हो रहे हैं, और ये टोटल ओवरहेड आ गए। सेम वर्किंग बनाइए वाई के लिए और फिर जेड के लिए। बना के मुझसे वैल्यू शेयर कीजिए जी। वाई की कितनी है जी? 000 और जेड की 193500। बेटा ये एब्जॉर्प्शन की कहानी किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आई तो पूछ लीजिए। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत एक और अंदाज से देखना हो तो देखो ज़रा, असेंबली में
ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एक्स की है 2 इंटू 1.2, एग्रीड? 1.2 पर आवर है, 2 घंटे लगते हैं असेंबली में, तो ये ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ गई और ये नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हो गए, तो टोटल ओवरहेड कॉस्ट इन असेंबली। सेम ये ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट होगी, सॉरी ये मशीनिंग था, ये असेंबली की ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट है इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस, ये टोटल ओवरहेड कॉस्ट होगी। यही एक्टिविटी हम रिपीट करते जा रहे हैं। इनका टोटल करके दिखा दीजिए मुझे क्या आ रहा है जी। 1 2 3 टोटल ओवरहेड्स बनते कितने हैं यहां से? 941250। ये टोटल ओवरहेड यहाँ पे 941,000 आ रहे हैं, राउंडिंग ऑफ का शायद फर्क है, इधर 941,250 आ गया, इधर 941,000 टोटल आ रहे हैं, तो शायद कहीं ये 339,000 है। ये क्या बना? ये ठीक है, सॉरी मैं सर लिखने में गलती हुई थी मुझसे, ठीक हो गया 339,000 जी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत हमारा डाटा कंप्लीट हो गया है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत यहाँ पे अब हम प्रॉफिट की फिगर भी ले सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज भी और टोटल भी। तो प्रोडक्ट वाइज सी माइनस डी कितना है जी प्रॉफिट? 20250 जी। 101,000 465,000 टोटल, दिस माइनस दिस कर दो, एक ही बात है। 388,750। ये कहानी हमारी ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत पीएनएल की होगी। अब हमें एबीसी के तहत ओवरहेड्स तकसीम करने हैं प्रोडक्ट्स में। एक्स वाई जेड 3 प्रोडक्ट्स में हमें ओवरहेड तकसीम करने हैं। वर्किंग 2 की मदद से ये हम काम कर रहे हैं जी। डिस्क्रिप्शन ऑफ ओवरहेड्स क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, इसकी बेसिस तकसीम की प्रोडक्ट्स में क्या है, 1 बाय 1। कॉस्ट नंबर 1 मशीनिंग सर्विसेज, टोटल कॉस्ट कितनी है जी? 357,000 हम रुपीस में ले लेते हैं, ऑल तो वहां पे 1000 में है। बेसिस हमें बता दी गई है मशीन आवर्स हैं, बेसिस यहां पे मशीन आवर्स हैं। दूसरी कॉस्ट हमारे पास है असेंबली सर्विसेज। असेंबली सर्विसेज की कॉस्ट कितनी है जी? 318,000 और इसकी तकसीम की बेसिस है डायरेक्ट लेबर आवर्स। तीसरी कॉस्ट है हमारी सेटअप कॉस्ट, खर्चा है इस मद में 26,000 और इसकी बेसिस दी गई है सेटअप्स। चौथा खर्चा ऑर्डर प्रोसेसिंग 156,000 और इसकी बेसिस है कस्टमर्स ऑर्डर्स। लास्ट कॉस्ट है परचेजिंग, ये कॉस्ट है 84,000 की, इसकी बेसिस है सप्लायर्स ऑर्डर्स। ये जी हमारे पास बेसिस आ गई। अच्छा, इन बेसिस में से 3 बेसिस की तो रेशो भी हमें यहां पे गिवन है। जैसे सेटअप्स की रेशो हमें गिवन है 120, 200 तो मैं एक 0 डाल दूं तो 12, 20, 20 हो गया। 12, 20, 20। कस्टमर ऑर्डर की रेशो 8, 8, 16, 8, 8, 16 और सप्लायर ऑर्डर की रेशो 3, 4, 4.2, 3, 4,
4.2। अब रह गए मशीन आवर्स और डायरेक्ट लेबर आवर्स की रेशो, तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये कैलकुलेट होगा यहां से भाई। मशीनिंग आवर्स के लिए मशीन आवर चाहिए, देखो जरा मशीन आवर इन एक्स कितने लगे 1 लाख, वाई कितने लगे 2 लाख, जेड कितने लगे 1,20,000, ऐसा ही है। मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन आवर 1 लाख एक्स के, 2 लाख वाई के, 1,20,000 जेड के। मशीनिंग डिपार्टमेंट की ये कॉस्ट को तकसीम करने की जो बेसिस है वो मशीन आवर्स है। तो 1 लाख की जगह 100, 2 लाख की जगह 200, 1,20,000 की जगह 120। आसानी से मैंने रेशो बना ली। यही है मशीन आवर। हमारे मशीन आवर्स एक्स वाई जेड के क्या है। इसी तरह लेबर आवर्स एक्स वाई जेड के कितने हैं 350, कितने जी 120, 60। लीजिए जी, रेशोज आपके पास हैं। इन रेशोज में आपने कॉस्ट को तकसीम करना है, और यहां पे आपने सिर्फ टोटल ओवरहेड लाने हैं। यहां पे ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम कॉस्ट पर यूनिट नहीं बना रहे, हम पीएनएल बना रहे हैं। पीएनएल में टोटल ओवरहेड ही चाहिए हमें। एक नेक्स्ट स्टेप जो होता है यूनिट से डिवाइड करना, वो हमें यहां पे नहीं करना जी। किसी बेस की कैलकुलेशन में कोई हेल्प चाहिए तो पूछे बेटा। कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आई, कहीं पे सपोर्ट चाहिए, पूछिए जी बेटा। बेटा मशीनिंग सर्विस की कॉस्ट को तकसीम करने के लिए उसने कहा कि भाई इन कॉस्ट को प्रोडक्ट्स में तकसीम कर दीजिए नंबर ऑफ मशीन आवर्स की बेसिस पे, कि हर प्रोडक्ट ने जितने मशीन आवर लगे हैं उस रेशो में कॉस्ट को तकसीम कर दीजिए। तो मशीन आवर्स ये है ना, मशीन आवर्स एक्स पे, वाई पे, जेड पे, ये पर यूनिट है। लेकिन हम तो टोटल ओवरहेड को तकसीम कर रहे हैं, तो हमें टोटल ओवरहेड, टोटल आवर्स चाहिए कि एक्स पे टोटल आवर कितने लगे 2 रुपए पर यूनिट, 2 आवर्स पर यूनिट 50,000 यूनिट 1 लाख, 5 आवर पर यूनिट टोटल 40,000 2 लाख, 4 आवर पर यूनिट टोटल 30,000 1,20,000। तो 1 लाख मशीन आवर्स, 2 लाख मशीन आवर्स, 1,20,000 मशीन आवर। टोटल हमारी फैक्ट्री में कितने मशीन आवर काम हुआ 4,20,000। 4,20,000 ही बन रहा है ना यहां से जो हमने बनाया है। हमने यहां से जो बनाया है मशीन आवर्स को लेके, यूनिट्स इनटू दिस 1 लाख प्लस यूनिट्स इनटू दिस 2 लाख प्लस यूनिट्स इनटू पर यूनिट 1,20,000। ये टोटल हो गया 3,04,20,000। और यही हमें कहा गया था टोटल 4,20,000 लगे हैं। हमने प्रोडक्ट वाइज का ब्रेकअप बना लिया। सेम यही काम हमने लेबर आवर्स के साथ करना है। टोटल लेबर आवर्स 5,30,000 लगे हैं। तो आप यूनिट्स को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ और टोटल बना लो 3,50,000। यूनिट्स को मल्टीप्लाई करो उसके साथ टोटल बना लो 1,20,000। यूनिट्स को मल्टीप्लाई करो इसके साथ और यहाँ पे टोटल में ऐड कर दो 60,000। तो इसका टोटल आप देखोगे 5,30,000 बन गया, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। तो टोटल मशीन आवर आपको बताए गए थे, आपने उसका प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप बना लिया। टोटल लेबर आवर आपको बताए गए थे, इसका ब्रेकअप आपने खुद बना लिया। बाकी 3 ड्राइवर्स का ब्रेकअप आपको गिवन था क्वेश्चन में। 2 ड्राइवर का ब्रेकअप गिवन नहीं था, आपको बनाने के लिए डाटा दिया गया था, वो आपने बना दिया। तो अब ब्रेकअप मेरे पास सारे आ गए हैं। हर कॉस्ट को किस रेशियो में तकसीम करना है पता लग गया। कॉस्ट को तकसीम कीजिए, टोटल कीजिए और हमारा सवाल खत्म होगा यहां पे।
जी जनाब, कोई बच्चा पहुंच पाया? एक्स का टोटल 362,500, 321,000, 257,500। लीजिए जी, इन ओवरहेड्स को हम यहाँ पे फीड करेंगे। 362,500, 321,000 एंड 257,500, टोटल 941,000 और प्रॉफिट 287,500, 119,000, 171,500, 17500। नेगेटिव में, ये नेगेटिव में जी, ये नेगेटिव में। टोटल क्या है? 389,000। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ ये टोटल में ये राउंडिंग ऑफ 250 को फ़र्क रह गया, जिसके से टोटल प्रॉफिट में 250 रुपये का फ़र्क है। टोटल प्रॉफिट सेम है, लेकिन प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बदल गई कि ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत तीनों प्रोडक्ट्स प्रॉफिट में थी, लेकिन एबीसी के तहत ये प्रोडक्ट लॉस में चली जाती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम बेहतर एक्यूरेट तकसीम करें कॉस्ट की, तभी हम प्रोडक्ट की रियल प्रॉफिटेबिलिटी गेज कर सकते हैं। अगर हमने गलत पॉलिसी, गलत मेथड अडॉप्ट कर लिया कॉस्ट की तकसीम के लिए, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के रिजल्ट्स गलत आ जाएंगे और हम राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर जैसे इस केस में, अगर मैं ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है मेरी तीनों प्रोडक्ट्स प्रॉफिट में है, मुझे तीनों बनाते रहना चाहिए। लेकिन एबीसी को देखें तो मुझे लगता है तीसरी प्रोडक्ट लॉस में है, इसकी प्रोडक्शन मुझे बंद कर देनी चाहिए। आई विल बी एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट। इन दोनों को सम करोगे ना, तो ये आपका प्रॉफिट इस प्रॉफिट से यकीनन ज्यादा है, क्योंकि इसमें से ये लॉस लेस होकर यहां पे पहुंच रहा है। अगर मैं ये प्रोडक्ट बंद कर दूंगा तो एबीसी के तहत मुझे लग रहा है आई कैन अर्न मोर। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से लग रहा है तीनों प्रोडक्ट प्रॉफिट में है, चलाते चलो। एबीसी पे जाओगे तो पता लगता है एक प्रोडक्ट लॉस में, इसको बंद करना बेहतर है, दो चलाओ वो ज्यादा बेहतर है। काम भी कम होगा और इनकम भी ज्यादा आएगी। यहां से हमें ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकालना था। अगर निकालना होता तो एक स्टेप और आगे करते, यूनिट से डिवाइड कर देते, कॉस्ट पर यूनिट आ जाती। तो हमसे कॉस्ट पर यूनिट मांगे एबीसी के तहत, या पीएनएल के लिए टोटल ओवरहेड कॉस्ट मांग ले एबीसी के तहत। तरीकाकार एक ही है। और एबीसी की वर्किंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से सिंपल एंड क्विक है जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहां तक जनाब? कोई बात समझ नहीं आई तो पूछिए। किसी कैलकुलेशन में कोई हेल्प चाहिए बेटा? अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे तो हमारे पास एजेंडे में जो क्वेश्चन है आगे, उन क्वेश्चन पे इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।